दोस्तों, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अंबानी वर्सेस अडानी के बिजनेस वॉर में अडानी अंबानी से कहीं आगे निकल गए और शायद दोबारा कभी अंबानी इस लिस्ट में आगे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपनी संपत्ति के हकदारों की खोज में हैं और वो अपनी प्रॉपर्टी के बंटवारे के फॉर्मूलाज पर स्टडी कर रहे हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, उसमें से आपको एक दिगला भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि उनके पास दो चिराग और चिरागनी है जो रिलायंस इंडस्ट्री को आगे और भी रोशन करने को तैयार हैं। जी हाँ, 64 साल के मुकेश अंबानी अपनी संपत्ति को अपने तीनों बच्चों और परिवार में बांटने के लिए मजबूत फॉर्मूले की तलाश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी संपत्ति उनके बच्चों में इस तरह से बांटी जाए जिससे आगे चलकर उनके बेटे और बेटी में कोई अनिल अंबानी ना निकल जाए। दरअसल साल 2002 में अचानक धीरूभाई अंबानी की मौत हो गई थी और उस टाइम तक उन्होंने अपने दोनों बेटों के बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर कोई वसीयत नहीं बनाई थी, जिसके बाद मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच संपत्ति को लेकर लंबी लड़ाई चली और कंपनी के दो टुकड़े किए गए। मुकेश अंबानी एक बार इस विवाद का दर्द झेल चुके हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि उनके बच्चों के बीच भी इस तरह का कोई विवाद हो। इसलिए वो अपनी 208 बिलियन डॉलर्स की संपत्ति और कारोबार के बंटवारे के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी संपत्ति के बंटवारे के लिए वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वॉल्टन के सक्सेस मॉडल को ट्राई करना चाहते थे। इसके अलावा दुनिया भर के अरबपतियों के बंटवारे के मॉडल को भी वो देख रहे हैं। दरअसल साल 1991 में वॉलमार्ट इंक कंपनी के फाउंडर सैम वॉल्टन की मौत के बाद उनके कारोबार के बंटवारे को जिस तरह से मैनेज किया गया था वो मुकेश अंबानी को काफी पसंद आया। वॉल्टन परिवार ने 1988 से ही कंपनी के कारोबार को हर दिन के हिसाब से मैनेजर्स के हाथों सौंप दिया था और इस पर नजर रखने के लिए एक बोर्ड बना दिया था। बता दें कि सैम के सबसे बड़े बेटे रॉब वॉल्टन और उनके भतीजे वॉलमार्ट बोर्ड में शामिल थे। सैम ने अपनी मौत से 40 साल पहले यानी कि 1953 में उत्तराधिकार योजना पर काम करना शुरू कर दिया था और उन्होंने अपने पारिवारिक कारोबार का 80% हिस्सा अपने 4 बच्चों को दे दिया था। ठीक उसी तरह मुकेश अंबानी में अपनी संपत्ति को अपने 2 बेटे आकाश अंबानी, अनंत अंबानी और बेटी ईशा अंबानी के बीच बांटना चाहते हैं। वॉल्टन फॉर्मूले के अलावा अंबानी अपनी होल्डिंग को ट्रस्ट में डालने के फॉर्मूले पर भी विचार कर रहे हैं। खैर, ये सब तो डिसीजन की बात हो गई है, लेकिन जो चीज वो बांट रहे हैं वो कितनी बड़ी है इसे समझना भी बहुत जरूरी है। इसलिए अब सबसे पहले अंबानी की टोटल प्रॉपर्टी की बात करें तो मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 8,380 करोड़ यूएसडी है, मतलब भारतीय रुपयों में करीब 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। रियल टाइम फोर्ब्स की दुनिया में सबसे अमीर बिलियनर्स की लिस्ट में अंबानी भी शामिल है। अब अगर समझें तो रिलायंस इंडस्ट्री में मुकेश अंबानी की कुल हिस्सेदारी 50.6% की है और ये कंपनी अपने आप में एक बिजनेस एम्पायर है जिसके 3 अहम हिस्से हैं। इसमें सबसे बड़े तेल और केमिकल बिजनेस से आमदनी 5 लाख करोड़ रही और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 58,000 करोड़ से भी ज्यादा। इसके बाद रिटेल बिजनेस से पिछले वित्त वर्ष में कंपनी की आमदनी करीब 2 लाख करोड़ रही, जिसमें 27% की सालाना बढ़ोतरी हुई। इसके साथ रिटेल बिजनेस का मुनाफा भी 29% बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में 7,055 करोड़ रुपए हो गया। रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स की आमदनी वित्त वर्ष 2022 में 11% बढ़कर 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो गई और कंपनी का मुनाफा 23.6% बढ़कर 15,500 करोड़ के करीब जा पहुंचा। तो अब सबसे पहले आपको बताएं तो ऐसा माना जा रहा है कि उनके बड़े बेटे आकाश अंबानी को रिलायंस टेलीकॉम और उनकी बेटी ईशा को रिलायंस रिटेल का कारोबार सौंपा जा सकता है। ऐसा क्यों है? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आकाश अंबानी शुरू से ही जियो का काम देख रहे हैं। ये तो सभी को पता है कि मुकेश अंबानी के बच्चे हमेशा से फ्रंट में आकर कारोबार में शामिल रहे। पढ़ाई पूरी करने के बाद आकाश अंबानी ने जियो के प्रोडक्ट और डिजिटल सर्विसेज के एप्लीकेशन डेवलपमेंट के काम में बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। वहीं रिलायंस जियो के 4G इकोसिस्टम को खड़ा करने में उनका अहम रोल है। वहीं दुनिया भर के बड़े निवेशकों को भारत लाकर जियो में निवेश करवाने में भी उनकी अहम भूमिका रही है। अब जब उन्हें इस कंपनी की कमान सौंपी गई तो उम्मीद की जा रही है कि जियो में और बदलाव देखने को मिलेंगे। बता दें कि जियो के सफर की शुरुआत साल 2016 में हुई। रिलायंस ने जियो वेलकम ऑफर के साथ टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री करके भूचाल ला दिया था। फ्री ऑफर, सस्ते प्लान ने जियो को लोकप्रिय बना दिया। साल 2017 में जियो ने हैप्पी न्यू ईयर प्लान भी पेश किया। इसके बाद 2 साल की फ्री कॉलिंग के बाद 2018 में जियो ने रिचार्ज प्लान पेश किए। 2018 में ही कंपनी ने 4G सपोर्ट वाला दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया। 2019 में जियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया और साल 2021 में कंपनी ने जियो फोन नेक्स्ट लॉन्च किया।
जियो ने अपने सस्ते प्लान और आकर्षक ऑफर से कई टेलीकॉम कंपनियों पर ताला लगवा दिया और कई को तो अपना कारोबार बचाने के लिए मर्जर का सहारा लेना पड़ा। और अब इस बात में कोई दो राय नहीं कि आज जियो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है और उसी जियो में आकाश ने रिलायंस जियो और 5G की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने जियो एयर फाइबर, बिना किसी तार के जियो की 5G अल्ट्रा हाई फाइबर जैसी स्पीड सर्विस की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सर्विस एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशन के क्षेत्रों में लाखों लोगों को जीवन बेहतर बनाएगी। अभी जियो के साथ 80 करोड़ कनेक्टेड इंटरनेट डिवाइसेस हैं और कहा यह जा रहा है कि 5G के आने से साल भर में इनकी संख्या बढ़कर 1.5 अरब के पार निकल जाएगी, जिसके बाद से जियो का काम अपने आप बढ़ जाएगा। और जैसा कि सबको पता है कि रिटेल में 5G का स्पेक्ट्रम खरीदने के मामले में भी जियो ने खूब बोली लगाई और सबसे बड़े खरीदार भी बने। अब अगर ईशा अंबानी की बात करें तो ईशा ने इस दौरान रिलायंस रिटेल के बिजनेस को संभाल रखा है। ईशा अंबानी के हिसाब से रिलायंस के इस सेक्टर ने 2 लाख करोड़ रुपए टर्नओवर और 12,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा हासिल कर लिया है, जिसके बाद से रिलायंस रिटेल एशिया के 10 सबसे बड़े रिटेलर्स में से एक बन गई है। कंपनी अभी तक 20 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड ग्राहकों को सर्विस प्रोवाइड कर चुकी है। ईशा की माने तो रिलायंस रिटेल के फिजिकल स्टोर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आने वाले ग्राहकों की बड़ी संख्या ब्रिटेन, फ्रांस और इटली जैसे देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। उन्होंने बताया कि साल भर में रिलायंस रिटेल के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आने वाले विजिटर्स की संख्या 2.3 गुना बढ़कर 4.5 अरब हो गई है। कंपनी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हर रोज करीब 6 लाख ऑर्डर्स डिलीवर कर रहे हैं, जिससे बात तो तय है कि ईशा अंबानी ने सेक्टर में बेहतरीन काम किया और वो इसको आगे भी ऊपर ही लेकर जाएंगी। अब अगर उनके सबसे बड़े कारोबार की बात करें तो मुकेश अंबानी को दुनिया के सबसे बड़े अरबपतियों में शामिल करने वाला कारोबार कोई और नहीं बल्कि गुजरात के जामनगर में उनकी ऑयल रिफाइनरी है। गुजरात के जामनगर में रिलायंस बेसिक लेवल पर दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी है। मुकेश अंबानी ने 1981 में रिलायंस का काम संभाला और रिलायंस इंडस्ट्रीज को नए मुकाम तक पहुंचाया, जिसे संभालने के बारे में कहा जा रहा है कि यह कारोबार मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी संभालेंगे और वो इसको लेकर काफी सीरियस भी हैं। इसीलिए वो बीते कुछ सालों से अपना ज्यादातर टाइम जामनगर में बिता रहे हैं। इसके अलावा वो रिलायंस रिन्यूएबल एनर्जी और ऑयल एंड केमिकल यूनिट का भी कारोबार देख रहे हैं, जिससे तय हो गया कि अनंत अंबानी पूरी दुनिया को आगे भी रिफाइंड तेल पहुंचाने की जिम्मेदारी संभालेंगे। अब ये तो हो गया पॉसिबल बंटवारा। अगर मुकेश अंबानी की माने तो मौजूदा लीडरशिप टीम नई पीढ़ी के लीडर्स को अधिक जिम्मेदारियां सौंप रही है। उन्हें मुकेश अंबानी और बोर्ड के डायरेक्टर समेत सीनियर लीडर्स रोज मेंटर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिलायंस भारत और पूरी दुनिया से टॉप टैलेंट को अपने साथ जोड़ने पर फोकस कर रही है। रिलायंस में उन्हें काम करने का शानदार माहौल मिलेगा। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ 60 देशों के लोग काम कर रहे हैं। एक ऐसा समूह है जो समय के साथ और बड़ा होता जाएगा। मुकेश अंबानी ने यह भी कहा कि नई पीढ़ी उन्हें उनके पिता धीरूभाई अंबानी की याद दिलाती है, इसलिए आसान तरीके से संपत्ति के बंटवारे के लिए मुकेश अंबानी फैमिली होल्डिंग के लिए ट्रस्ट का गठन कर सकते हैं, जिसका कंट्रोल रिलायंस इंडस्ट्रीज पर होगा। इस ट्रस्ट में अंबानी परिवार के करीबी, उनकी पत्नी, 3 बच्चे शामिल होंगे और कंपनी के मुख्य कामकाज प्रोफेशनल्स के हाथों में होगा, जिस पर ट्रस्ट की निगरानी होगी। खैर, अब जो भी हो, आने वाले समय में मुकेश अंबानी का भारत के टॉप पर अरबपतियों की लिस्ट में शामिल होने से तो रह ही जाएंगे, क्योंकि अब उनकी संपत्ति के कई हिस्से होने तय हो गए हैं। आपको क्या लगता है, उनके 3 बच्चों में से कौन है जो मुकेश अंबानी की बादशाहत को ऐसे ही बरकरार रखने के लिए सबसे ज्यादा काबिल है? अपनी राय हमें आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।